अब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। तो जैसे आपको पता है कि जो अर्थ का क्रस्ट है, अपर जो सरफेस है, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 78-79% जो एरिया है वो किससे कवर्ड है? वाटर से, ओशंस और सी से। और करीब करीब सिर्फ 21% जो है वो सरफेस 21-22% सरफेस जो है वो अवेलेबल है ज़मीन, लैंड के लिए। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट की ज़्यादातर जो सरफेस होती है वो वाटर के नीचे है। तो हमने लिथोस्फीयर जो सरफेस है उसको 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से है? सबसे पहले एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, अब मैं रैंडम ऑर्डर में आपको बताता जाता हूँ। एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। सो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है जो अर्थ पे हमने बनाए हैं। अब जो सरफेस होती है, लैंड होती है, उसमें कई तरह के फीचर्स होते हैं, जैसे वैलीज होती है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है, फिर डेजर्ट होते हैं और बहुत सारा अच्छा सॉइल वाला एरिया होता है। बहुत सारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वाटर कंटेंट है, कहीं पे वाटर नहीं है। तो बहुत अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर। ठीक है, तो हम पहले सॉइल की बात करते हैं क्योंकि सॉइल बहुत ज़रूरी है। तो जो लिथोस्फीयर जो ज़मीन है उसमें सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो होती है उसी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, सो जो सॉइल है वो किस किस से बनी हुई होती है? तो सॉइल में अप्रॉक्सीमेटली 45% जो होते हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 5% सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं वो। अप्रॉक्सीमेटली 25% सॉइल के अंदर एयर यानी जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस होती है वो प्रेजेंट होती है। अप्रॉक्सीमेटली 25% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। तो जो सॉइल होती है वो इन मेनली 4 चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब जो सॉइल होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों एसेंशियल होती है? बिकॉज सॉइल की वजह से ही क्या हो पाते हैं? सॉइल की वजह से ही जो प्लांट्स है वो ग्रो कर पाते हैं, और प्लांट्स की वजह से ही अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बाकी सब, ठीक है, वो क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए। लाइफ क्यों प्रेजेंट है? सो उसका रीज़न ये है कि अर्थ पर ये 3 मेन चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे पहले एयर है अर्थ के ऊपर, इसके अलावा अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है, और इसके अलावा अर्थ पे सॉइल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो तीनों मेजर चीज़ें हैं, इन तीनों की वजह से अर्थ पर क्या पॉसिबल हो पाया है? लाइफ पॉसिबल हो पाया है। क्या आपको पता है अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, या सुनामी कैसे आती है, या फिर कॉन्टिनेंट्स जो है क्या वो सेम रहते हैं या फिर वो चेंज होते रहते हैं शेप उनका? या फिर क्या आपने ये सोचा है कि वॉल्केनोस कैसे इरप्ट होते हैं? क्या आपने ये सोचा है माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए? तो इन इतने सारे क्वेश्चंस के पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और अगर हम वो कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उस कॉन्सेप्ट का नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अभी जैसे हमने बात की, जो हमारी अर्थ है उसके कुछ लेयर्स होती है। सबसे बाहर जो लेयर है वो क्या है? क्रस्ट है, जो सॉलिड होती है, जिस पे हम ये रह रहे हैं। ठीक है, जो सरफेस जो है, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। कौन सा मेंटल? आउटर मेंटल, जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है, मोल्टन स्टेट में होता है। आउटर मेंटल के अंदर आता है इनर मेंटल विच इज़ सॉलिड, एंड देन कोर आता है। सो ये जो क्रस्ट है, पहले हम इसकी बात करते हैं। जो ये हमारा क्रस्ट है ना, ये ऐसा सिंगल एक सरफेस नहीं है। जैसे एक बॉल है तो ऐसा कोई पूरा प्लेन बॉल नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक बॉल है, जैसे टेनिस बॉल होता है ना, उसमें कुछ ऐसे लाइंस बनी हुई होती है। तो सिमिलरली हमारी जो अर्थ की ये जो क्रस्ट है, ये अपर लेयर है, इसके कुछ टुकड़े हैं। मतलब ऐसा एक सिंगल पूरा स्फीयर नहीं है, इसके अलग अलग ऐसे टुकड़े हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। प्लेट्स यानी ऐसे अलग अलग टुकड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये किसके ऊपर है? जो क्रस्ट है वो किसके ऊपर है? वो है मोल्टन मेटल, यानी जो हमारा मेंटल है ना, तो उसमें क्या है? मोल्टन मेटल है, तो उसके ऊपर है। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक मोल्टन लिक्विड है कुछ, उसके ऊपर कुछ सॉलिड जैसे आइस होता है ना, वो फ्लोट करता है। तो उसी तरह से हमारी क्रस्ट जो है ना, वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करती है, और एक सिंगल क्रस्ट नहीं है, बहुत सारे टुकड़े हैं उसके। अब इसी चीज़ से ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसी के थ्रू हम बाकी सारी चीज़ें अब समझ सकते हैं।
तो आपको अभी तक क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, जो क्रस्ट होती है, ठीक है, अर्थ पे जो अपर सरफेस होती है, इट फ्लोट्स एंड मूव्स, ये मूव भी करती है और फ्लोट भी करती है, किसके ऊपर, आउटर मेंटल में जो मोल्टन मेटल प्रेजेंट है उसके ऊपर। इसके अलावा जो क्रस्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स। जो क्रस्ट है उसके कुछ अलग अलग टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं। मोस्टली जो मेजर पार्ट्स हम देखें तो 7 मेजर पार्ट्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट के, ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि एक टेनिस बॉल है तो उस पर कुछ इस तरह से अलग अलग शेप्स बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए कि मान लो ये अर्थ है, तो उस पर जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अलग अलग ऐसे टुकड़े हैं, ठीक है। और ये अर्थ क्रस्ट के जो टुकड़े हैं वो ओशन के नीचे भी है, और ऑब्वियसली जो लिथोस्फीयर है, जो ज़मीन है, उस पर भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि अर्थ के जो ये अलग अलग रीजन है, सब जगह अर्थ की क्रस्ट में इस तरह से टुकड़े प्रेजेंट है। तो अर्थक्वेक्स में क्या होता है, मान लीजिए ये 2 अर्थ के क्रस्ट के पार्ट है, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब क्या होता है, एक इस तरह से मोशन हो सकता है कि ये जो दोनों प्लेट्स है ना, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। एक और चीज़ क्या हो सकती है कि अगेन ये कुछ आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स है, और यहाँ पर अब 2 जो प्लेट्स है वो अलग तरीके से कैसे ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रही है, ठीक है। ये नीचे और ये ऊपर की तरफ जा रही है, और इसमें ये इधर अंदर और ये इसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये जो मोशंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक तो हम देख सकते हैं कि एक मोशन में क्या होता है, ऐसा मोशन होता है, और एक मोशन में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अर्थ की क्रस्ट होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, तो वो इस तरह से एक दूसरे की तरफ मूव करती है। अब ये ग्रेजुअली क्या करती है, ये मूव करती रहती है, ठीक है। ये अंदर जाती जाएगी, ये इधर जाती जाएगी, फिर एक टाइम आएगा तो सडनली क्या होगा, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये इसके नीचे चली जाएगी और ये एकदम इसके ऊपर रह जाएगी, ठीक है। ये अंदर की तरफ चले जाती है, और ये जब सडनली होता है एकदम से, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थ है उसका पूरा जो क्रस्ट है वो मूव करने लगता है। ये जो पूरी क्रस्ट है इसमें वेव्स बन जाती है, और ये जो वेव्स होती है ये फिर आगे जाके ट्रैवल करती है और पूरी अर्थ को हिला देती है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थक्वेक आता है। अब सुनामी के केस में क्या होता है, तो मान लीजिए बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है, तो ये जो वाटर रिजर्वायर है, ओशन, सी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा वाटर रिजर्वायर है, इसके नीचे क्या, इसके नीचे भी ज़मीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर प्लेट टेक्टोनिक्स मूव करें, ठीक है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो इस तरह से मूव करे, तो क्या होगा, यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, इनके सडन मोशन की वजह से। तो ये जो अर्थक्वेक है ये क्या करती है, ये जो वेव्स प्रेजेंट है इसको ऊपर उठा देती है, ठीक है। जो वाटर होता है यहाँ पे, तो इसको ऊपर उठा देती है ये वेव्स, ठीक है, सडन मोशन की वजह से। और फिर ये जो वेव होती है ये आगे की तरफ ट्रैवल करती है, और ये ग्रेजुअली इसका साइज़ बड़ा होता जाता है। अब वॉल्केनोज़ में क्या होता है, तो जो जैसे हमने बात की थी कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मोल्टन मेटल। और अभी हमने बात की कि प्लेट टेक्टोनिक्स भी होते हैं, क्रस्ट पे से टुकड़े भी होते हैं। तो जहाँ पे मेजरली प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी फॉल्ट लाइंस बन जाती है, वहाँ पे कुछ ऐसी ओपनिंग्स बन जाती है। और फिर ये जो ओपनिंग्स होती है, इन ओपनिंग्स में क्या होता है, जो मोल्टन मेटल नीचे प्रेजेंट होता है, तो वो मोल्टन मेटल यहाँ से कुछ ओपनिंग के थ्रू ऐसे बाहर की तरफ निकलने लगता है, ठीक है। तो ये वॉल्केनोज़ कैसे आते हैं, तो अंदर से जो मोल्टन मेटल है वो जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स का फॉल्ट लाइन प्रेजेंट होता है वहाँ पर से ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अच्छा, वॉल्केनोज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे ही होते हैं, ये बहुत काम की चीज़ क्यों होते हैं, बिकॉज वॉल्केनोज़ के थ्रू हमें डायमंड्स भी मिलते हैं। कैसे,
तो जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट के नीचे बहुत नीचे क्या रहता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, क्रस्ट के नीचे हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होता है, अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में, ठीक है। अब हम ना इतना नीचे तक होल नहीं डिग कर सकते हैं। हम अभी तक रशिया में सबसे गहरा होल डिग किया गया था, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स लंबा था, ठीक है। रशिया में एक 12 किलोमीटर अप्रॉक्स इतना लंबा होल, एक गड्ढा किया गया था ज़मीन में। इससे ज़्यादा नीचे हम गड्ढा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 12.6 किलोमीटर अप्रॉक्स इतना गहरा गड्ढा किया गया था। लेकिन डायमंड्स और ये जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो तो काफ़ी नीचे होती है, वो 50 से 100 किलोमीटर नीचे तक हो सकती है, ठीक है। तो इतना नीचे तक तो हम गए नहीं कभी, तो फिर हमें डायमंड कैसे मिलता है, क्योंकि डायमंड इतना नीचे ही प्रेजेंट होता है। तो ये जो मोल्टन मेटल होता है ना, तो मान लीजिए यहाँ से कैसे फॉल्ट लाइन है, तो यहाँ से जो लावा या मोल्टन मेटल होगा वो क्या करेगा, जो भी अपना डायमंड और जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन मिनरल्स को क्या करेगा, इधर बाहर की तरफ यहाँ पे ले आएगा, अंदर से ये बाहर की तरफ उन मोल्टन मेटल्स को लेके आ जाता है। तो ये जो डायमंड है, डायमंड भी इस मोल्टन मेटल के साथ क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वॉल्केनोज से हमें क्या मिलते हैं, डायमंड्स मिलते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये डायग्राम्स लिए हैं। तो जैसे हमने बात की कि इनिशियली अप्रॉक्सीमेटली 225 मिलियन ईयर्स पहले, लाखों साल पहले, कुछ इस तरह से एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे, ठीक है। फिर ग्रेजुअली क्या होने लगा, ये जो पैंजिया है इसमें से ये नीचे और ऐसे ऊपर कुछ डिविजन्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, और उसके बाद फिर और इस तरह से कुछ पार्ट्स हुए। तो अगर आप ध्यान दें तो इंडिया जो है वो इधर अफ्रीका वाला जो प्लेट है उसके साथ है अभी। फिर ग्रेजुअली क्या होने लगा कि जो ये इंडिया वाली जो प्लेट है, ये इंडिया वाली प्लेट यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर चले गई। तो इस तरह से क्या हुआ है, कई सारे कॉन्टिनेंट्स पहले अलग अलग हुआ करते थे, और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से क्या हुआ कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव करते और चेंज होते रहते हैं, उनका शेप बदलता रहता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब जैसे इंडिया की बात हम कर रहे थे, एक और हम बात करें कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए थे, हिमालयन माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए। तो जो इंडिया की जो प्लेट है, ये जैसे ये ऊपर की तरफ गई, तो जब ये यहाँ पर गई तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एशिया वाली जो प्लेट है, ये जो ऊपर यहाँ पे जो प्लेट है, इसके साथ कोलाइड हुई। अब जैसे आप यहाँ पे देखें तो इंडिया की जो प्लेट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, अफ्रीका से इधर। तो अब ये इंडिया जब ऊपर आ रहा है तो ये जो यूरेशियन वाला जो रीजन है, चाइना वाला जो रीजन, वहाँ से क्या होता है, ये कोलिजन हो जाता है। तो जब इंडिया की प्लेट और जो इधर से चाइना वाली जो प्लेट है, जब वो कोलाइड हुए तो इंडिया और चाइना की प्लेट्स कुछ इस तरह से ऊपर उठना स्टार्ट हो गए, जिससे क्या जनरेट हो गया, एक माउंटेन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स है, ठीक है। जैसे जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब एक बात आपको यहाँ पे समझनी कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है ये अभी भी इंक्रीज़ हो रही है। जो इंडिया और चाइना की जो प्लेट्स है ये अभी भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो इसकी हाइट अभी भी इंक्रीज़ हो रही है माउंट एवरेस्ट की। सिमिलरली जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे भी कई माउंटेन्स की जो हाइट है वो अभी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स के मोशन के कारण कई जगह पर माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होता है।